ठीक है। हाँ, नमस्ते, बताऊँ। अब आज हम अध्याय 1 अपना चल रहा था, ठीक है, मानव भूगोल की परिभाषा, विषय क्षेत्र और प्रकृति नाम से, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक। अब आप जानते हो कि कभी भी प्रकृति का एक नियम है कि किन्हीं भी दो पक्षों के मध्य जो संबंध होता है वो संबंध हमेशा परिवर्तनशील हो रहता है, कभी स्थायी अवस्था में नहीं रहता, ठीक है। तो प्रकृति के आरंभ से लेकर के वर्तमान तक मानव एवं प्रकृति के मध्य जो संबंध है वो संबंध क्या रहा, हमेशा निरंतर परिवर्तनशील रहा, ठीक। इस परिवर्तनशीलता के कारण ही मानव भूगोल की जो प्रवृत्ति है इस प्रकृति के अंतर्गत में भी परिवर्तन आया, ठीक। कभी प्रकृति सर्वे सर्वा रही, कभी मानव ने प्रकृति पर अपना दबाव बनाने का प्रयास किया। इस आधार पर मानव भूगोल में की प्रकृति को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला आता है निश्चयवाद यानी नियतिवाद, दूसरा आता है संभववाद और तीसरा आता है नवनिश्चयवाद, ठीक। पहला निश्चयवाद। निश्चयवादी जो विचारधारा है, इस विचारधारा का उद्भव कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। कहाँ पर हुआ? जर्मनी में। और इस विचारधारा के जो प्रणेता रहे हैं वो रहे हैं फ्रेडरिक रेटजेल। कौन रहे हैं? फ्रेडरिक रेटजेल इसके प्रणेता रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ में एक बात बताना चाह रहा हूँ आपसे कि इस प्रकृति से संबंधित जो तीनों जो अवधारणाएं हैं इनसे आपके क्वेश्चंस किस प्रकार का आता है। इसमें क्वेश्चंस आते हैं आपके, एक तो इनकी परिभाषा पूछ ली जाती है आपसे, ठीक है। दूसरा प्रणेता का नाम, यानी अवधारणा किसने दी। ये 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हैं, 2 प्रश्न इससे रिलेटेड आपको अधिकांश पूछने में आए हुए हैं, ठीक है। तो वापस मैं अपनी बात पे आ रहा हूं। निश्चयवाद यानी नियतिवाद, यह मानव भूगोल की प्रथम अवधारणा है जिसका उद्भव जर्मनी में हुआ और इसके को देने वाले कौन थे? फ्रेडरिक रेटजेल, ठीक। निश्चयवादी विचारधारा हम किसे कहेंगे? मानव भूगोल की वह अवधारणा या वह विचारधारा जो प्राकृतिक शक्तियों को सर्वोपरि मानती है उसे निश्चयवाद कहते हैं। क्या? मानव भूगोल की वह अवधारणा या विचारधारा जो प्राकृतिक शक्तियों को सर्वोपरि मानती है उसे हम क्या कहते हैं? निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है। निश्चयवाद का उद्भव कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। और निश्चयवाद की प्रेरणा कौन रहे हैं? फ्रेडरिक रेटजेल रहे हैं, ठीक है। इसी श्रृंखला के अंतर्गत यानी फ्रेडरिक रेटजेल के बाद एलन सी सैम्पुल ने भी इस विचारधारा का समर्थन किया, ठीक। ये विचारधारा ये स्पष्ट बताती है कि मानव और प्रकृति के मध्य जो संबंध है इन संबंधों में प्राकृतिक शक्तियां सर्वोपरि है, ठीक। मानव के जो समस्त कार्य हैं वो कहीं ना कहीं किस पर निर्भर हैं? प्रकृति पर निर्भर हैं। मानव पूर्णतया प्रकृति के अधीन है, ये विचारधारा ये स्पष्ट करती है। इस विचारधारा में आगे आकर के एलन सी सैम्पुल ने तो यहां तक कह दिया था कि मानव की आत्मा, मानव की का मांस, रक्त, स्वभाव, इन सभी पर कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। ये सभी प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं। इस अवधारणा के अंत तक आते आते ये विचारधारा उत्पन्न हुई। अब हम ये कहेंगे कि नहीं, प्राकृतिक शक्तियाँ कहाँ प्रभावी हैं, तो हमारे जो मैक्सिमम वर्क हैं, कार्य हैं, उन कार्यों पर कहीं ना कहीं प्रकृति अपनी छाप छोड़ती है, अपना प्रभाव छोड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, फसलें उत्पादित होती हैं। फसलों का जो उत्पादन है वो मूल रूप से किस आधार पर होता है? प्रकृति के द्वारा, जलवायु के आधार पर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर गर्म मसालों का उत्पादन ज़्यादा होता है, नारियल का उत्पादन होता है, गर्म मसालों का उत्पादन होता है। इनका उत्पादन कहाँ पर होगा? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होगा, न कि शीतकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक। तो ये एक तरह से किसका प्रभाव है? प्रकृति का प्रभाव है, ठीक है। इसके बाद में दूसरी विचारधारा आती है संभववाद, ठीक।
संभववादी विचारधारा का उद्भव कहां पर हुआ? फ्रांस में हुआ। ठीक है, और इस विचारधारा के जो प्रतिपादक हैं या प्रणेता हैं वो कौन है? पॉल विडाल डी ला ब्लांस, ये इस विचारधारा के प्रणेता या प्रतिपादक हैं। हाँ, कल मैंने आप लोगों को एक चीज बता दी थी कि आपको इनसे संबंधित यानी जो किसी विचारधारा को देता है उसके लिए जन्म जनक, जन्मदाता, प्रणेता, ठीक है, प्रतिपादक, संस्थापक, इन शब्दों का उपयोग किया जा सकता है क्वेश्चन में। इसलिए आप कहीं पर भी आप कंफ्यूज मत होइएगा कि भाई कि नहीं सर ने तो बताया था प्रणेता, यहाँ जनक दे दिया, तो प्रणेता और जनक एक ही चीज है, या प्रणेता संस्थापक एक ही चीज है। जो इसको प्रतिपादन कर रहा है वही जनक कहलाएगा, वही जन्मदाता कहलाएगा, वही प्रणेता कहलाएगा, वही प्रतिपादक कहलाएगा और वही संस्थापक कहलाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रख के चलिएगा। ठीक है, हम अपन आते हैं कहाँ पर? संभववाद पर। संभववाद की विचारधारा का उद्भव कहाँ हुआ? फ्रांस में हुआ। और फ्रांस में इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? पॉल विडाल डी ला ब्लांस ने। ठीक, हाँ। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर। क्या कहती है परिभाषा? संभववाद। आपसे पूछ लिया संभववाद किसे कहते हैं, तो संभववाद किसे कहते हैं? मानव भूगोल की वह अवधारणा या विचारधारा जो मानवीय शक्तियों को सर्वोपरि मानती है, उसे संभववाद कहते हैं। प्रॉब्लम ये इसकी परिभाषा हो गई। ठीक है, इसके प्रणेता कौन है? पॉल विडाल डी ला ब्लांस। और इसका उद्भव कहाँ हुआ? फ्रांस में। और यहाँ एक बात और ध्यान रख लेना, मानव भूगोल का जो विकास है, सर्वाधिक विकास, वो फ्रांस में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। इस बात का विशेष ध्यान रख के चलेना। ठीक, हाँ। अब ये विचारधारा ये कहती है कि प्रकृति मानव को संभावनाएं व्यक्त करती है। क्या? प्रकृति मानव को संभावनाएं व्यक्त करती है। मानव उन संभावनाओं का उपयोग अपने विकास के लिए करता है। क्या? प्रकृति मानव के लिए संभावनाएं व्यक्त करती है और मानव उन संभावनाओं का उपयोग अपने विकास के लिए करता है। वो इन संभावनाओं में काट छांट भी कर सकता है। ऐसा नहीं कि प्रकृति ने जैसा रखा है वैसा का वैसा ही वो उपयोग में ले ले, नहीं, वो इसमें काट छांट करने की क्षमता रखता है। वो अपनी योग्यताओं के द्वारा, अपनी क्षमताओं के द्वारा वो इनमें काट छांट की संभावनाएं रखता है। ठीक है, यही क्या कहलाती है? संभववाद कहलाती है। अब संभववाद के मैं एक दो उदाहरण देके आपको बता रहा हूं। सुएज नहर, कौन सी? सुएज नहर, जो आपके कोर्स में भी है। ठीक है, सुएज नहर के निर्माण से पूर्व यूरोप वासियों को एशिया आने के लिए, आप लोगों के कोर्स में भी है सुएज नहर। ठीक है, जानते हैं आप? हाँ, सुएज नहर और पनामा नहर हम जल परिवहन पढ़ेंगे, वहां पर पढ़ेंगे इन दोनों के बारे में डिटेल। सुएज नहर के निर्माण से पहले यूरोप वासियों को एशिया आने के लिए पूरी अफ्रीका का उत्तम आशा अंतरिक्ष जलमार्ग का सहारा लेकर के आना पड़ता था। उसे समय और धन का बहुत ज्यादा व्यय हुआ करता था। ठीक है, ऊपर भूमध्य सागर और नीचे लाल सागर, इन दोनों के मध्य स्वेज संधि जल संधि विद्यमान थी। इस स्थल संधि विद्यमान थी। इस स्थल संधि का उपयोग मानव ने कहाँ किया? इस स्थल संधि को नहर में परिवर्तित करके, और मानव ने अपने सुविधा के लिए नया परिवहन मार्ग
बना लिया, जिससे क्या हुआ, वो यूरोप से एशिया आने के लिए पूरी अफ्रीका का चक्कर नहीं काटता। अब कहां से आ जाता है, सीधा अटलांटिक महासागर, अटलांटिक से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से सीधा सुएज नहर होता हुआ लाल सागर, और लाल सागर से सीधा हिंद महासागर प्रवेश करता है। ठीक, ये क्या, किसका उदाहरण है, ये संभववाद है। ये क्या है, संभववाद है। मानव ने, प्रकृति ने मानव के लिए संभावना दी, किसकी, सुएज जल स्थल संधि की। उसका उपयोग मानव ने कहां किया, सुएज नहर के निर्माण में किया। प्रॉब्लम नहीं है। तो वापस मूल बात पे आते हैं अपन। संभववाद, संभववाद हम किसके कहेंगे, मानव भूगोल की वह विचारधारा जो मानवीय शक्तियों को सर्वोपरि मानती है, उसे हम क्या कहते हैं, संभववाद कहते हैं। ठीक, संभववादी विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, पॉल विडाल डी लाब्लांस ने किया, और कहां किया, फ्रांस में किया। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, नेक्स्ट अगला आते हैं अपन, नव निश्चयवाद, नवनियतिवाद। एक्चुअल में क्या हुआ कि संभववादी विचारधारा के कारण मानव ने यूज एंड थ्रो की अवधारणा को स्वीकार करना आरंभ कर लिया। ठीक है, इससे मानव और प्रकृति के मध्य संबंध बिगड़ने लगे। ठीक, यहीं आकर के और मानव ने अपनी एक विचारधारा का प्रतिपादन, नवीन विचारधारा का प्रतिपादन हुआ मानव भूगोल में, जिसे हम क्या कहते हैं, नव निश्चयवाद कहते हैं। नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादन कहां पर हुआ, अमेरिका में हुआ। कहां पर हुआ, अमेरिका में हुआ। ठीक है, और इस विचारधारा को का प्रतिपादन किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने। किसने किया, ग्रिफिथ टेलर ने। प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब सुनना, इस विचारधारा के संबंध में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आपके कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। पहली बात तो ये कि ये विचारधारा यानी नवनिश्चयवादी विचारधारा है, वो निश्चयवाद व संभववाद के मध्य की कड़ी है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि निश्चयवाद व संभववाद के मध्य की कड़ी किसे कहते हैं। तो निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की कड़ी हम किसको कहते हैं, नवनिश्चयवाद को। किसको बोलते हैं, नवनिश्चयवाद को। इस क्वेश्चन के साथ उसने एक और क्वेश्चन जोड़ दिया था एक साल कि निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की कड़ी किसे कहते हैं और इसके प्रणेता कौन है। तो इसके प्रणेता कौन है, ग्रिफिथ टेलर। ठीक, कौन है, ग्रिफिथ टेलर इसके प्रणेता हैं। प्रणेता हैं, प्रतिपादक है, जनक है, संस्थापक हैं, सब आप इन शब्दों को उपयोग में ले सकते हो। ठीक, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी महत्वपूर्ण, ये पहली बात हुई इसकी, इस विचारधारा से संबंधित है ना। इस विचारधारा से संबंधित जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है वो है, इसे हम रुको और जाओ यानी स्टॉप एंड गो अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। क्या, इस अवधारणा को हम रुको और जाओ अर्थात स्टॉप एंड गो अवधारणा के नाम से भी जानते हैं। प्रॉब्लम, क्वेश्चन आ चुका है, रुको और जाओ अवधारणा किस अवधारणा से संबंधित है। तो कौन सी अवधारणा से संबंधित है, नवनिश्चयवाद से संबंधित है। प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ, अब इसकी परिभाषा, नवनिश्चयवाद हम किसे कहते हैं, मानव भूगोल की वह अवधारणा जो मानव, क्या, मानव भूगोल की वह अवधारणा जो मानव व प्रकृति के मध्य घनिष्ठ संबंधों की व्याख्या करती है। नवनिश्चयवाद कहलाती है। क्या,
मानव भूगोल की वह अवधारणा जो मानव व प्रकृति के मध्य घनिष्ठ संबंधों की व्याख्या करती है, क्या कहलाती है? नव निश्चयवाद कहलाती है। प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, अब इसकी व्याख्या बता रहा हूं मैं। यह अवधारणा ये कहती है कि न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है, ठीक, और न ही मानव प्रकृति को अपने अधीन कर सकता है, बल्कि दोनों में क्या है? दोनों में घनिष्ठ संबंध है, एक संश्लेषित संबंध है। दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हुए अपने को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब ये वाली बात आई, रुको और जाओ अवधारणा क्यों कहते हैं? यह अवधारणा ये बताती है कि जब मानव प्रकृति के सहयोग से अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है, अपने विकास की गति को आगे बढ़ाता है, यदि प्रकृति उसमें कोई अवरोध उत्पन्न करती है तो वह मानव को कुछ समय के लिए रुक जाना चाहिए, और जब प्रकृति उन अवरोधों को हटाती है तब मानव को अपने कार्यों की गति को आगे की ओर बढ़ाना चाहिए। तो यानी पहले क्या करेगा? मानव रुकेगा, ठीक, और फिर अवरोध हटने के बाद में वो अपना कार्य आरंभ करेगा। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? रुको और जाओ की अवधारणा कहते हैं। प्रॉब्लम नहीं है? अब ये आपके प्रकृति की, मानव भूगोल की प्रकृति की तीनों अवधारणाएं हो गई, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद, ठीक है। अब यहां मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि इनसे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एक तो आता है इसकी परिभाषा, यानी तीनों में से आपको निश्चयवाद किसे कहते हैं, संभववाद किसे कहते हैं, या नवनिश्चयवाद किसे कहते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, दूसरी बात, इनके प्रणेता कौन है और इनका उद्भव कहां पर हुआ? निश्चयवाद के प्रणेता फ्रेडरिक रेटजेल, कहां पर हुआ? जर्मनी में विकास हुआ। प्रॉब्लम नहीं है? संभववाद के प्रणेता यानी प्रतिपादक कौन है? पॉल विडाल डी लाब्लांस। इसको का विकास कहां हुआ? फ्रांस में। और फ्रांस के संबंध में एक बात और ध्यान में रखना हमेशा कि मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ है? फ्रांस में हुआ है। प्रॉब्लम, ठीक। अच्छा, नवनिश्चयवाद किसने के प्रणेता कौन है? ग्रिफिथ टेलर। कौन? ग्रिफिथ टेलर। और कहां पर? अमेरिका में। एनी प्रॉब्लम? ग्रिफिथ टेलर, और कहां पर हुआ? अमेरिका में इसका विकास हुआ, ठीक। हाँ, इस अवधारणा से संबंधित दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। पहली बात तो कि ये अवधारणा निश्चयवाद और संभववाद के मध्य की कड़ी कहलाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, इस अवधारणा को रुको और जाओ अवधारणा अर्थात स्टॉप एंड गो अवधारणा कहते हैं। ये आपकी मानव भूगोल की प्रकृति पूर्ण हुई। प्रॉब्लम नहीं है? अब इसके बाद आता है हमारा शाखा और उपशाखा। क्या? इसके बाद आता है हमारा शाखा और उपशाखा। अब अपना अगला टॉपिक है मानव भूगोल की शाखाएं। ये बात ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं कि मानव भूगोल की दो शाखाओं के नाम लिखिए या दो उपशाखाओं के नाम लिखिए, ठीक है। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ बेटा आपको कि अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल को आगे आकर के कई भागों में बांटा गया है। इनमें सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, आवास भूगोल और आर्थिक भूगोल, ठीक है। अब इनके जो उप विभाग बने हैं अपने, कौन कौन से देख लीजिएगा। सामाजिक भूगोल है तो सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, लिंग भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल, ये सामाजिक भूगोल की उपशाखाएं हैं, ठीक है। दूसरा, राजनीतिक भूगोल की को भी दो शाखाओं में बांटा गया है, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल में। प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा, आर्थिक भूगोल को फिर अलग कई भागों में बांटा गया है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, अंतरराष्ट्रीय भूगोल। ये बात ध्यान रखना, इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस किस प्रकार से आता है। एक तो वो डायरेक्ट ये भी पूछ लेता है कि मानव भूगोल की शाखाएं, तो मानव भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी है? सामाजिक भूगोल है, नगरीय भूगोल है, राजनीतिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, आवास भूगोल है, आर्थिक भूगोल है। ये बात ध्यान रखना, शाखा और उपशाखा में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ। ये शाखाएं, यदि वो कहता है कि मानव भूगोल की उपशाखाएं, तो आप इनमें से देना आंसर,
ठीक है, ये उपशाखाएं दे रखी, सामाजिक, चिकित्सा, लिंग, इतिहास, निर्वाचन, सैन्य, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल और अंतरराष्ट्रीय भूगोल, ये उपशाखाएं हैं। ठीक, एक क्वेश्चन इसका इस तरह से आता है कि आर्थिक भूगोल, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये जो मैं बोल रहा हूं वो आर्थिक भूगोल से पूछा गया है, ये कि आर्थिक भूगोल की शाखाओं के नाम बताइए। अब यहाँ आर्थिक भूगोल के साथ उसने उपशाखा शब्द नहीं जोड़ा है, यहां पर शब्द क्या जोड़ दिया, शाखा। तो क्यों, क्योंकि ये इसमें बटा है और मानव भूगोल की शाखाएं तो ये और इससे भी टूटी है ये, तो ये मानव भूगोल के लिए उपशाखाएं कहलाएगी, जबकि सामाजिक भूगोल की ये शाखा है, आर्थिक भूगोल की ये शाखाएं हैं। तो वो शाखाएं शब्द काम में ले सकता है आर्थिक भूगोल के लिए कि आर्थिक भूगोल की किन्हीं दो शाखाओं के नाम लिखो, तो आप वहां कंफ्यूज हो जाओ कि यार आर्थिक भूगोल की शाखाएं, यहां तो ये तो उपशाखाएं थी। नहीं, आर्थिक भूगोल की जो शाखाएं हैं वो इन पांचों में से आपको कोई सी भी दो आप लिख दीजिए, वहां पर प्रॉब्लम नहीं है। ये लीजिए, ठीक। अब हमारा लेसन यहां समाप्त हो गया, ठीक है, प्रथम अध्याय हमारा पूर्ण हो चुका। अब परीक्षा से उपयोगी जो छोटे क्वेश्चंस आते हैं वो आपको लेसन के एंड में हर जगह नोट में मिलेंगे। आपको जो भी नोट आपके दिए जाएंगे वो किसके लिए उपयोगी हैं, एक अंक के प्रश्नों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और उपयोगी हैं, ठीक है। अब इस लेसन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं? पहली बात तो भूगोल की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मानव भूगोल के जन्मदाता किसको कहते हैं, फ्रेडरिक रेडजेल को, ठीक। फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, एंथ्रोपोजोग्राफी है। अब मान लीजिए यहां उठा करके उसने ये कह दिया उल्टा क्वेश्चन आपसे, ये नहीं कहा कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, ये बात नहीं की, और इससे उल्टा क्वेश्चन उसने क्या कर दिया कि मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था। क्या कह सकता है, वो क्वेश्चन है, वो तो कुछ बना सकता है। तो क्या कहा उसने कि मानव भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था, तो किस पुस्तक में था, एंथ्रोपोजोग्राफी में, प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मानव भूगोल का सर्वाधिक विकास कहां हुआ, फ्रांस में, ठीक है। निश्चयवाद एवं संभववाद के मध्य की कड़ी किसे कहा जाता है, नवनिश्चयवाद को कहते हैं। अब मूल बात कि मानव भूगोल का मूल बिंदु, केंद्र बिंदु और अध्ययन बिंदु कौन है, मानव या जनसंख्या। अब मैंने यहाँ तीन शब्द लिखे हैं आपके, मूल बिंदु भी, केंद्र बिंदु भी और अध्ययन बिंदु भी। इन तीनों शब्दों में से कोई सा भी शब्द वो उपयोग में ले सकता है, प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा पहला अध्याय पूर्ण हुआ, ठीक है। अब इससे संबंधित जो मैं क्वेश्चंस हैं वो आपको PDF फाइल में डाल के बताऊंगा, ठीक। थैंक यू।